गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज प्री बोर्ड में हम पेपर 4 को देखेंगे, ट्रांजिस्टर एवं रेडियो को, जिसका पूर्णांक 60 है। आप जान ही रहे हैं, समय 3 घंटा 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता ही है। और नोट में आपको वही सभी प्रश्न करने हैं, साफ लिखें, जैसे मैंने पहले पेपर 1, 2, 3 में आपको बताया ही है। तो प्री बोर्ड के लिए एक तैयारी करने के लिए एक छोटा सा मॉडल हम आपको देना चाहेंगे कि पहला क्वेश्चन तो आप जान ही रहे हैं, बहुविकल्पीय होगा, 5 या 10 नंबर का हो सकता है ये। और दूसरा जो है, आइए क्वेश्चन, तो रेडियो रिसीवर का सिद्धांत क्या है बताएं, और सुपर हेटेरोडाइन क्या है। तो सुपर हेटेरोडाइन तो आपको जो है इसी सिद्धांत पर बनाया गया है। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर कहलाता है, रेडियो रिसीवर में प्रयोग होता है, टीवी रिसीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये कि सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत तो आपके घर में आप रेडियो रखें जानते हैं, संग्राहक होगा, एक रिसेप्शन होगा, किसी भी ऑफिस में घुसेंगे तो रिसेप्शन होगा, कैरियर होगा, तो वहाँ पर आपका एंटीना रहता है। ऑफिस में एंटीना नहीं, आप ऐसे ले लें तो एंटीना होगा, एंटीना से सिग्नल आएगा, फिर वो उसके अंदर जो सिलेक्शन होगा, नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्शन किया जाएगा कि ये भाई बहुत सी तरंगें चल रही हैं, तो किसके लिए है। फिर डिटेक्शन किया जाए, डिटेक्शन मतलब छांटना, मॉड्यूलेट करना उसको, कि कैरियर वेव को अलग करो और जो नेगेटिव पॉजिटिव वेव हैं उनको अलग करना, और उसको एएफ सिग्नल में बदल देना। एएफ मतलब एम्पलीफायर सर्किट में। और रिप्रोडक्शन का आपका मतलब कि रिप्रोडक्शन को फिर उसी सिग्नल को आपको ध्वनि सिग्नल में बदल देना। तो ये काम ही आपका मौलिक सिद्धांत है रिसीवर का। और इसकी गति से आप क्या समझते हैं, तो रेडियो तरंग की गति से हम क्या समझेंगे, रेडियो तरंग की गति प्रकाश की तरंग की गति के बराबर होती है। और रेडियो तरंग की गति जो है आपकी प्रकाश की तरंग की गति 5 × 10 घाते 3 × 10 घाते 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो यही आपकी रेडियो तरंग की गति है। और तरंग की लंबाई आप जानते ही हैं, लैम्डा, जो मैंने आपको ये दिखाया, ये लैम्डा करके एक साइकिल आप मारते हैं पैडल, तो ये जो है ये आपका लैम्डा, ये एक तरंग की लंबाई है। और इसका सूत्र भी v = n लैम्डा, कहीं n दिखा देते हैं फ्रीक्वेंसी को, इसका इकाई हर्ट्ज होती है, और लैम्डा की तो मीटर में हो जाएगी, वेलोसिटी आप जानते ही हैं। तो n आपका हर्ट्ज में कहते हैं, हर्ट्ज आपने इसको खोजा था, तो ये आपका है। और उसके बाद अगर हम एएफ रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम कह दे कि भाई बनाइए, तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी को तो आप जान ही रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की परिभाषा एक ही लाइन की पेपर 3 में ही बताया है कि एक साइकिल पूरा करने में लिया गया जो है चक्रों की संख्या, वही रेडियो तरंगों द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण होने वाली साइकिल चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब आते हैं कि एएम रिसीवर क्या है, सुपर हेटेरोडाइन का ब्लॉक डायग्राम। तो ये मैंने आपको दिखाया भी है, फिर भी एक बार और चाहें तो मैं, तब बुक है सामने, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये आपका एरियल है, और एरियल से मतलब एंटीना, रेडियो में तो एरियल है, यहाँ से आपका एरियल से आप आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का मतलब वही सिग्नल को बढ़ा देगा, ताकतवर कर देगा, मिक्सर में हो जाएगा, तो फिर आके अलग हो जाएगी कैरियर वेव और लोकल ऑक्सीलेटर, इससे दोनों मिलके कर लेंगे और इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, एम्पलीफायर करेगा उसको, और फिर डिटेक्टर में आप उसको डिटेक्ट करेंगे, खोजेंगे, और आप फिर ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर को देंगे ताकि उसको और ताकतवर बना दे, और सिग्नल उसका और लाउड स्पीकर को दे देंगे, तो वो उसको ध्वनि सिग्नल में बदल देगा। यही हमारा जो है, इसको मैं पेज में भी आपको फिर दे दूँगा, तो आप इसको भी जानते रहें। और नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, जैसे शोर नियंत्रक क्या है। तो शोर नियंत्रक का जो है, रेडियो रिसीव में आप अक्सर विद्युत स्पार्किंग होती है, मोटर वाहन में भी आप देखते होंगे कि स्टार्टिंग करने में बड़ा जो है आवाज़ होता है, या उसमें रेडियो के रिसीवर में भी शोर आता है, तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो एक दोष है, इस दोष को दूर करने के लिए नॉइज लिमिटर मतलब नॉइज मतलब शोर, और नॉइज लिमिटर शोर नियंत्रक का हम प्रयोग करते हैं। और इसका जो है परिपथ भी हमने आपको पेज में दिया है, यहाँ भी दे देंगे। और इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इमेज फ्रीक्वेंसी वही है कि
ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी में से माइनस एस एफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी अगर आप कर दें तो आई एफ बराबर ओ एफ माइनस एस एफ ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी और सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो इमेज फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। और तीसरा जो है आपका एफएम रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो एफएम रिसीवर आप जो है इसका ब्लॉक डायग्राम जरूर पूछता है और इसको मैं आपको पेज में भी दे दूंगा। और इसको आप एफएम रिसीवर का हम अगर ब्लॉक डायग्राम देख भी लें एक बार तो वही चीज़ है, एरियल आपका है या आरएफ एम्पलीफायर लगा हुआ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला मिक्सर वही है आपका लोकल ऑक्सीलेटर के साथ, और एफएम सुपर हेटेरोडाइन ट्रांजिस्टर रिसीवर का रेखा चित्र वही ब्लॉक डायग्राम है। आईएफ इसमें इंटरमीडिएट, इसमें एक लिमिटर लग जाता है और डिटेक्टर में तो आप डिटेक्ट खोजेंगे ही रेडियो एफएम को और ऑडियो फ्रिक्वेंसी को ताकतवर बना के लाउड स्पीकर को दे देंगे। तो सिर्फ इसमें एक लिमिटर लगा रहता है। तो इस सर्किट का कार्य इनपुट में आने वाले आईएफ सिग्नल के एम्पलीट्यूड को सीमित करना, ये इसका काम है। अब आ जाते हैं हम अगर इसमें अथवा करके देखिए, अथवा करके भी है तो अथवा वेव रेंज का कार्य बताएं और ये 2-4 ठो वेव रेंज दे दी है। तो इसको भी आप देख लीजिए कि वेरी लो फ्रिक्वेंसी आपकी 10 से 30 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब 1000 और मेगा मतलब 1000 गुणे 1000 तो 10⁻6। तो इस तरह से तो ये बिंदु से बिंदु संचार व्यवस्था में काम करती हैं। VHF मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, तो ये टीवी में यूज करती हैं संचार ऐप जो है। अल्ट्रा UHF पूछता है तो अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी 300 से 3000 मेगा हर्ट्ज है, ये रडार में आपका यूज होता है। और सुपर हाई फ्रिक्वेंसी 3 से 30 गीगा मतलब मेगा में आप 1000 का गुणा कर दीजिए 10⁻9 हो जाएगा तो गीगा हर्ट्ज, ये नाविक रडार में जो आप लोग पता युद्ध में यूज होता है वहाँ या अनुसंधान शोध में। और 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की भी फ्रिक्वेंसी होती हैं, इसको एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये शोध कार्यों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कि बैंड स्विच क्या है और क्वेश्चन में देखें और इसके प्रकार बता दें। तो बैंड स्विच आप रेडियो में देखे ही होंगे, 4 पोल के 3 पोल के बैंड होते हैं। रोटरी स्विच होता है एक, तो आपका इस तरह का घुमाने वाला आप देख रहे हैं, रोटरी स्विच आपका घुमाते हैं। दूसरा स्लाइडिंग स्विच होता है जो आपका ये आगे पीछे करके एफएम और लगाते हैं आप। पुश बटन स्विच भी होता है, कुछ जो है इसको दबाने पर एक बैंड पर काम करेगा, 2 बार दबाइएगा दूसरे पर काम करेगा। तो इस तरह के होते हैं। और अलाइनमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आएँ तो चौथा अगर और देखें तो अलाइनमेंट क्या है। तो अलाइनमेंट मतलब वही जो परेड आप करते हैं एनसीसी वगैरह में, सबको एक लाइन से करना या सर्किट में सारे उपकरणों को एक साथ कर देना, ये इंजीनियरिंग लैंग्वेज है अलाइनमेंट करना। तो अलाइनमेंट मतलब कि सबको एक तरह से, जैसे आप धान गेहूँ भी बो रहे हैं तो सारी चीज़ों को जब घर में रख लेंगे अलाइन कर लेंगे तभी आप खेत में हाल लेके जाएंगे। तो यहाँ वही चीज़ है सर्किट में भी, आप देख भी लें किसी रेडियो अथवा ट्रांजिस्टर के रिसीवर में कैपेसिटर और इंडक्टर जो है इनकी सेटिंग करना और उनको सही करना, एडजस्ट करना ही अलाइनमेंट कहलाता है। तो मतलब उसके अंदर जो इंडक्टर कैपेसिटर इनका मान बदला जा सकता है और इसके लिए सिग्नल जनरेटर या की ज़रूरत पड़ती है। तो यही इसका अलाइनमेंट का मतलब है, ये जानते हैं आप, सिंपल सी चीज़ है। डिटेक्टर स्टेज क्या है। तो डिटेक्टर स्टेज में आप जान ही रहे हैं कि हम पढ़ भी चुके पीछे की, डिटेक्टर स्टेज में हम अंतिम स्टेज भी कहा जाता है डिटेक्टर स्टेज, देखिए यहाँ लिखा भी है। और लीनियर डायोड डिटेक्टर से संतोषजनक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड से कम वोल्ट होना चाहिए और 5 वोल्ट तक भी हो सकता है इसमें, इसका डिटेक्टर स्टेज में। और इससे हम अंतिम स्टेज भी कह सकते हैं, इसमें हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पे लगता है। आगे हम देख लें तो श्रव्य और प्रवर्धक एम्पलीफायर क्या है। तो श्रव्य प्रवर्धक एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर मतलब वही जो सिग्नल बढ़ाने वाला कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी को 20 से 15 किलो हर्ट्ज के बीच एम्पलीफिकेशन करते हैं। यह ऑडियो फ्रिक्वेंसी AF एम्पलीफायर कहते हैं, इसी को एम्पलीफायर कहते हैं।
इसी प्रकार से जो है आप इसका उपयोग रेडियो रिसीवर, ट्रांजिस्टर रिसीवर, ट्रांसमीटर सब में AF प्रवर्धन के लिए किया जाता है, ताकि हमें सुन सकें। फ्रिक्वेंसी रेंज आपकी 20 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज के बीच एम्प्लीफिकेशन करते हैं वे एम्पलीफायर। वो प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर, तो वही जो एम्पलीफायर जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज को 20 से 15 के बीच एम्पलीफिकेशन करते हैं, उन्हीं को हम AF एम्पलीफायर कहलाते हैं। और इनका प्रयोग साधारण रूप से ट्रांजिस्टर रिसीवर में होता है। और उसके बाद हम इसका में 2 ही चैप्टर हैं, एक ये और ये दूसरा टेप रिकॉर्डर। तो इसका परिचय आप जानते ही हैं, थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी सिद्धांत तो वही है कि टेप रिकॉर्डर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वही चुंबकीय इंडक्शन के, याद रखिए विद्युत चुंबकीय इंडक्शन, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक टेप लगा हुआ है और ये चुंबक है, तो विद्युत चुंबक इंडक्शन तीनों होता है। विद्युत चुंबक इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है। और इसमें पतली टेप होती है, आप देख ही रहे हैं, और फेरिक ऑक्साइड का इसके ऊपर पेस्ट लगा रहता है। और इसका जो है परिणामी चुंबकीय प्रभाव मतलब स्थिति इस प्रकार रहती है कि शून्य रहता है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक इसके अंदर आती है तो ये फिर कार्य करना शुरू कर देता है। यही इसका टेप रिकॉर्डर कार्य सिद्धांत हो गया। और इसके मुख्य भाग में आप देख लें तो सब लोग जानते हैं, एक तो मिटाने वाला रिकॉर्डिंग हेड होगा, एक इरेजिंग हेड होगा, फिर एक रिप्रोड्यूसिंग हेड होगा, आपका विद्युत मोटर होगी, लाउड स्पीकर होगा, चुंबकीय टेप होगा, सप्लाई और टेकअप स्पूल होगा, और इसमें यांत्रिक पुर्जे भी होंगे, गियर पुली भी होंगे, टोन कंट्रोल होगा, रिकॉर्डिंग होगा, माइक्रोफोन होगा। तो ये इसके अंदर टेप रिकॉर्डर की संरचना में ये काम रहते हैं। ये चीज़ पूछ रहा है। अब ये रिप्रोड्यूसिंग क्या है कि रिप्रोड्यूसिंग में रिकॉर्डिंग जो आप कोई करते हैं तो माइक्रोफोन से करेंगे, रेडियो रिसीवर से AF सिग्नल से सबसे पहले एम्पलीफाई करेंगे, फिर उसको शक्तिशाली पावरफुल बना के फिर रिकॉर्डिंग हेड को दे देंगे। और रिकॉर्डिंग हेड जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी की दी जाती है इसको, और उस फ्रिक्वेंसी की रेंज में भी होना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग है इसके पास से गुजरता है तो ये उस पर चुंबकित हो जाता है, आपकी आवाज़ चुंबकित हो जाती है। और रिप्रोड्यूसिंग जब वही चीज़ करते हैं तो चुंबक को के पास से रिप्ले हेड के पास से आप उसको गुजारेंगे, और हेड की कॉइल से निम्न वोल्टेज स्तर का AF सिग्नल आपको पैदा हो जाता है। और यही AF सिग्नल को हम AF एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करके और फिर ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यही आपका है छात्रों, और मैं लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को। और इसमें एक छोटा जैसे क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो सन एल्वो ने किया था, और 1924 में। ये 1 नंबर का, जैसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों आपको वीडियो सुनने के लिए। और आप तैयारी करिए प्री बोर्ड के पेपर 4 बड़ा इजी है, और 2 ही चैप्टर हैं इसके अंदर, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। तो ये चैप्टर भी आपका, और क्वेश्चन मत कोई छोड़िएगा, 5 मैंने लिए, 6 भी हो सकता है। तो ये छोटा चैप्टर है। मैनी मैनी थैंक्स। और आपके लिए बहुत ही कम इस बार कोर्स है इसमें पेपर 4 में, और 5 भी मैं आपको दूंगा। थैंक्स अगेन।